नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अभी अशोक के ही प्रशासन में हैं। अशोक युग हमारा चल रहा है, मौर्य प्रशासन चल रहा है। और इस पे पहले आगे बढ़ने से पहले आप जानते हैं, हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के 7 छोटे शिलालेख, 14 बृहद शिलालेख के बारे में पढ़ लिया है। आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है, मुख्य टॉपिक है, वो है मौर्य प्रशासन के बारे में। ठीक है, और ये काफ़ी बड़ा नहीं है, एक आज या फिर एक और वीडियो में पूरा जो मौर्य युग है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो मौर्य प्रशासन है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी काफ़ी महान शासक था। ठीक है, और बिंदुसार को ज़्यादा महत्व इतिहास ने नहीं दिया है, क्योंकि उसे अपने पिता का, अपने कह सकते हैं कि पिता का उसे कह सकते हैं कि क्षेत्र मिला था, नाम मिला था। उसने कुछ ज़्यादा कार्य नहीं किया, कुछ विस्तार नहीं किया। ठीक है, लेकिन अशोक को इतिहास में उसके जो नीति है, कलिंग के युद्ध के बाद उसने जो परिवर्तन आया, उसके लिए अशोक को काफ़ी याद किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके मौर्य युग के मौर्य प्रशासन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये जो मौर्य प्रशासन था ना, वो संगठन था वो 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, संगठन जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था। श्रेणी, निगम और सार्थवाह। श्रेणी का मतलब होता है शिल्पकार। देखिए, मौर्य युग में 2 लोगों को काफ़ी महत्व दिया गया था। एक था वास्तुकार, ठीक है, और एक थे लोहार। ठीक है, आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का मेगास्थनीज ने भी लिखा है कि उसका जो महल था ना, वो लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, लकड़ी का बना, तो बढ़ई को काफ़ी महत्व दिया गया था, और लोहार को, क्योंकि अस्त्र शस्त्र ये सभी तो लोहार ही बनाएंगे, है ना। तो श्रेणी में आते हैं शिल्पकार। निगम का मतलब होता है व्यापारी, क्योंकि जो मौर्य प्रशासन था वो कृषि, व्यापार, ठीक है, इन सभी पर होता था। तो निगम में व्यापारियों को रखा गया। सार्थवाह का मतलब होता है काफिला, कारवा। ठीक है, जब व्यापार होता है, युद्ध होता है, तो साथ में काफिला, कारवा वगैरह चलता है। तो सार्थवाह जो था वो काफिला और कारवा को इसमें सम्मिलित किया गया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर भी दिया गया है कि कौटिल्य ने राजा को सलाह दिया कि जब वर्णाश्रम धर्म, वर्णों और आश्रमों पर जो आधारित समाज है, लुप्त होने लगे, तो राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक मतलब सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा है। और मुख्य आप देख सकते हैं मौर्यकालीन अधिकारी के यहाँ पर नाम भी दिए गए हैं। चलिए हम उसे पढ़ लेते हैं। महामात्य का मतलब होता है प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी। रूपदर्शक मतलब सिक्कों का जांच परख करने वाला। अमात्य मतलब युग अधिकारियों का समूह। यहाँ ये अमात्य है, वो महामात्य है। ठीक है, अग्रमात्य मतलब प्रधानमंत्री का पद। प्रदेष्टा मतलब मंडल का प्रमुख या प्रधान अधिकारी। ठीक है, एस्टिनोमोई मतलब नगर का अधिकारी। रजुक मतलब साम्राज्य में न्याय और राजस्व का अधिकारी। स्त्री महामात्र महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी। देखिए, हमने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि अशोक ने किस तरह से कहा था कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताए। 11वें बृहद शिलालेख में कहा था। ठीक है, और 12वां में उसने महिला महामात्र की नियुक्ति की थी, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्त्री महामात्र मतलब महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी। ठीक है, फिर सौवर्णिक है मतलब टकसाल, है ना, जहाँ सिक्के वगैरह ढाले जाते थे, उसका अधिकारी होता था। धम महामात्र मतलब समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना। तो ये सभी ये मौर्यकालीन अधिकारी थे। अब देखिए, मौर्यकालीन कुछ तीर्थ अधिकारी को भी यहाँ पर दिया गया है, इसे भी जान लेते हैं। तो प्राचीन इतिहास के किसी अन्य काल में हम इतने अधिक अधिकारियों का उल्लेख नहीं पाते हैं। ठीक है, जब आप इससे पहले जैसे कि वैदिक सभ्यता आया, है ना, तो हम या फिर महाजनपद था, तो इतने सारे हम अधिकारियों का उल्लेख नहीं पाते हैं जितने कि मौर्य काल में। और इसके आगे आप जैसे ही जाएंगे आपको ये सभी फिर से मिलते रहेंगे। तो जो शीर्ष पर था, जो सबसे ऊंचा था, वो था तीर्थ महामात्र।
ठीक है। उच्च कोटि के अधिकारी को मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज आदि कहा जाता था। तो देखिए हम इनके नामों को जान ले तो मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी को तीर्थ तीर्थ कहा जाता था। ठीक है। और अर्थशास्त्र में इसकी जो संख्या है वो 18 है। कौन कौन से हैं तो मंत्री, युवराज, सन्निधाता, समाहर्ता, मंत्री परिषदाध्यक्ष, प्रदेष्टा, व्यवहारिक, नायक, सेनापति, अंतवर्षिक, कमार्तिक, प्रशास्ता, दंडपाल, दुर्गपाल, अंतपाल, आटविक, द्वारिक और नागरक। ठीक है। लेकिन इसमें से भी कुछ महत्वपूर्ण थे, हम उसे जान लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आता है मंत्री पुरोहित, तो प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी। ठीक है। फिर युवराज, राजा का जो उत्तराधिकारी होता था। सन्निधाता मतलब जो राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी होता, कोष का जो अध्यक्ष होता था। ठीक है। समाहर्ता मतलब राजस्व, कर, टैक्स का सर्वोच्च अधिकारी था। मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, नाम से ही आपको पता चल रहा है। ठीक है। फिर सेनापति आप जानते हैं, दंडपाल जो सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला जो प्रमुख अधिकारी वगैरह होते थे। ठीक है। दुर्गपाल देश की भीतरी दुर्गों को जो रक्षा करता था। ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ नाम को आप जरूर याद करें, अच्छा रहेगा आप सभी को याद कर लें। प्रांतीय और प्रशासनीय, प्रशासन क्या था इसका, तो राज्य को अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। अशोक के समय पांच प्रांतों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो इसमें हम नाम जान लेते हैं क्या थे। देखिए यहाँ पर था उत्तरापथ, कौन, तक्षशिला इसकी राजधानी थी। अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग प्रांत तोशली, और दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, प्राची मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र। ठीक है। ये तो एक प्रांतीय और स्थानीय शासन कहलाए। अब इसका आर्थिक नियंत्रण क्या था। ठीक है। आर्थिक नियंत्रण क्या कहता है अशोक का, मौर्य युग का, तो देखिए सरकारी भूमि को सीता कहा गया है और इसका जो देख रेख करता था उसे सीताध्यक्ष। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष था। अग्राध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, जैसे होता है ना आपका खदान वगैरह जहाँ पर कोयला, हीरा, सोना वगैरह निकाला जाता है, तो अग्राध्यक्ष खानों का अध्यक्ष। ठीक है। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान, इसे याद रखिए। शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान, इसे भी याद रखिए। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, और संस्थाध्यक्ष मतलब व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। ठीक है। देखिए पुलिस विभाग को क्या कहा गया, तो रमिका कहा गया। न्याय आप जानते हैं न्याय व्यवस्था भी थी। धर्मस्थली को दीवान, देखिए धर्मस्थली को कह सकते हैं दीवानी में कह सकते हैं कृषि रखा गया। कंठशोध, इसे फौजदारी कहा गया। ठीक है। अब देखिए गुप्तचर जो था ना वो दो भागों में बटा हुआ था, गूढ़ पुरुष, ठीक है, और एक था घूम घूम कर मतलब संचार करके जो गुप्तचर वगैरह कार्य करते थे उसे संचार कहा गया। आप इसे याद रखेंगे। संस्था जो थी वो एक ही जगह, एक ही, गुप्तचर को क्या कहा गया, गूढ़ पुरुष। गुप्तचर हम आज कहते हैं, है ना, लेकिन मौर्य युग में इसे गूढ़ पुरुष कहा गया। और यह दो भागों में बटा हुआ था, जो अगर एक स्थान पर कार्य करते थे उसे संस्था कहा गया। ठीक है, याद रहेगा। और जो घूम घूम कर जासूसी करते थे, अपना कार्य करते थे, उसे कहा गया, क्या कहा गया, संचार। ठीक है। अब देखिए अर्थव्यवस्था आप जानते हैं इसकी सबसे बड़ी थी, कृषि पर आधारित थी। समाहर्ता जो था कर इकट्ठा करता था। ठीक है। अब देखिए दीवानी मुकदमे क्या था, तो धन से संबंधित जितने भी मुकदमे होते थे वो दीवानी में रखे गए। जमीन, जायदाद, पैसा से संबंधित इसमें जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। फौजदारी में मार काट, लड़ाई झगड़ा, ये सभी फौजदारी में रखा गया है, आज भी होता है ना। अब आप हमको ये बताइए कि भारत में सबसे अच्छी पुलिस व्यवस्था या न्याय व्यवस्था किसके समय में थी, आपको याद है। देखिए ये थी शेरशाह के काल में। ऐसा कहा गया था कि इसके समय में पुलिस व्यवस्था जो थी ना वो सबसे उच्च श्रेणी की थी। कैसे,
तो इतिहासकार कहते हैं कि शेरशाह के काल में ना रात के 2 बजे भी कोई स्त्री सर पे सोने की गठरी लेके निकल जाती थी तो कोई डर नहीं था, कोई उसे छीन नहीं सकता था। ठीक है। और सबसे अच्छी न्याय व्यवस्था किसके काल में थी? तो गुप्त काल में न्याय व्यवस्था, गुप्त काल में जो न्याय व्यवस्था थी वो सबसे अच्छी थी। ठीक है, आप इसे याद रखिए। ठीक है, तो हमने इन सभी को पढ़ा। देखिए, राजकीय भूमि पर सीताध्यक्ष दासों कर्मकार केंद्रियों की मदद से कृषि कार्य करवाता था। किसान अपनी उपज का 1/6 से 1/4 भाग पर भूमिकर राज्य को देता था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की जो व्यवस्था थी उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब देखिए, सभी कर सकते हैं साम्राज्य की तरह जो मौर्य युग था वो भी व्यापार पर आश्रित था। व्यापार काफ़ी दूर दूर तक होता था। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसने अभिलेख कि अशोक के जो अभिलेख थे वह पहला शासक था जिसने भारत में अभिलेख लिखने की प्रथा को प्रारंभ किया। अब ये जो पत्थर थे अभिलेख जिस पर लिखा जाता था वो आता कहाँ से था? तो पत्थर के जो स्तंभ थे ना वो चुनार से आता था। चुनार से पत्थर आते थे, बनारसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे और वहां से उत्तरी और दक्षिणी भाग में भी पहुंचाए जाते थे। ये भी व्यापार हुआ। ठीक है। और कौटिल्य ने कृषकों को, शिल्पियों को, व्यापारियों से उगाए जाने वाले बहुत से करों का उल्लेख किया है। समाहर्ता हमने अभी बताया, कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, समाहर्ता जो था वो टैक्स निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है। और सन्निधाता जो था वो राजकीय कोषागार भंडागार का संरक्षक होता था। कर निर्धारण का ऐसा विशद संगठन पहली बार मौर्य काल में ही देखा गया है। करों की लंबी सूची भी यहाँ पर मिलती है। ठीक है। तो कह सकते हैं कि मौर्य युग जो था ना वो 3 भागों में आश्रित था, कह सकते हैं। किसमें? तो कृषि में, व्यापार में और उद्योग में। ठीक है। और इस उद्योग के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।